साथ आने के बाद मैंने फिर भूमिगत रूप में टीचर होते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप में उनका भी साथ दिया। और जब ये बात खुली प्रशासकों के आगे, मुझे 10 महीने के लिए कैद, 10 महीने मुझे जेल बैठना। उस वक्त मुझे इस मुड़पट आंदोलन चलाने वाली पार्टी से क्या मिला? मुझे लगा हम जैसे शोषित पीड़ितों का उद्धार, एक बार गांधी जी ने भी जब अंग्रेजों की का अत्याचार चरमचूड़ी में पहुंचा था, उस वक्त उन्होंने कहा था करो या मरो, वो और जाए। ये भी एक अनुमति थी युवा संघर्ष के लिए। मैंने कहा अब ये रास्ता जो ये लोगों ने लिया है, और उस साइड भी सहयोगी की भूमिका हुई। जिला कमेटी के सदस्य के रूप में बैठा। तो मैं उसके बाद साथियों का जब कारागार में बैठा, उसके बाद बाहर निकलने के बाद भी आंदोलन कुछ स्थिर वहाँ का छत हुआ। और उस आंदोलन के पश्चात माओवादियों का जब आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ा, वो लोग कभी कभार उस पार्टी के अंतर्गत ऐसे लोगों का प्रवेश हुआ जिसने पंचायत काल में भी आतताइयों के जैसे काम किए, भ्रष्टाचार किया, विभिन्न किस्म का कमीशन खोरी का काम किया, सामंतवादी दबाव उनका रहा। अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पैसों के संरक्षण के लिए वो लोगों ने माओवादी के अंदर प्रवेश करके आम लोगों की हत्या कराना शुरू किया। जो वैचारिक रूप से माओवादियों का विरोध करते थे, पीड़ित होते हुए भी वो लोगों के ऊपर का जो दमन हुआ, और जो वास्तव में समाज के कलंक थे, पैसे के वजह से या उनके पार्टियों का समर्थन करने से, सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं कहकर जिन लोगों ने प्रवेश किया, उससे जिन व्यक्तियों के लिए, जिनके शासन सत्ता के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, वो लोग पीड़ित। इससे मुझे भी कुछ करनी और पत्नी में फर्क है, ऐसा मुझे लगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य, उसके बाद जेल से निकलने के बाद भी मैं तटस्थ रूप में बैठा, लेकिन हमारे पार्टी के नेताओं ने, माले वालों ने मुझे नहीं छोड़ा। फिर शांति काल प्रारंभ हुआ। माओवादी ने कहा आ जाओ तुम्हें भी, हम सहयोग करते हैं, तो तुम्हारे बेल का बदले में हम कुछ आपको सहयोग करना चाहते हैं। मैंने विशेष विचार नहीं किया, आंदोलन और करेंगे और हम उधर फायदा लेने के लिए नहीं। उसके बाद ये बातें नहीं बैठे, और जो ये निर्वाचन हुआ सभासद भी बने। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी जब माओवादी मित्र बड़ी पार्टी के रूप में बाहर आए, सत्ता में पहुंचे, एमआलए ने भी उनको सहयोग किया और प्रचंड जी प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन उसके बाद की राजनीतिक जो ये उतार चढ़ाव है, ये इसमें आप लोग एकदम एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, नेताओं के साथ आप लोगों का संवाद हो रहा है। और इसी के दरमियान जो संविधान ये बन रहा है, इस संविधान ने दलित जातियों के बहुत मुद्दे उठाए। इसमें 50 जन दलित संविधान सभा में पहुंचे हैं। विभिन्न जो समितियां गठन हुई है, उन समितियों में दलित के सभासदों ने अपने मुद्दे जोरदार ढंग से रखे, और उसमें जातीय विभेद छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से, जैसे हमारे मित्र जी ने भी कहा, जल जमीन जंगल में ये लोगों का क्या होगा, भूमि में क्या होगी, इसकी भी उसमें गारंटी की व्यवस्था रखी हुई है। इसकी जो व्यवस्था है, मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। कुछ है मेरे पास, ये हुई है, और इसके लिए भी अंदर संघर्ष चला। कभी कभार तो हमारे
सरासर कोई रोने भी लगे, आक्रोशित ढंग से रोने की मुद्रा में आए, कोई हाथापाई करने की नौबत भी वहां आई। इसके अंतर्गत एक था जो शताब्दियों से, कोई कहते 240 वर्ष का उत्पीड़न, जबकि दलितों को 3500 वर्ष का उत्पीड़न क्षतिपूर्ति के रूप में हमें मिलना चाहिए। दलितों ने कहा इसकी वजह से समानुपातिक जो हक अधिकार और संरक्षित किया गया है वो तो सभी के लिए, लेकिन उपक्रम के कारण मुआवजे के रूप में हमें थप अधिकार, अग्राधिकार चाहिए। कहने पर 13% दलितों की संख्या है नेपाल। ये भी पहले एक बार 60% थी, दूसरे जनगणना में 13। ये उल्टा रवैया रहा। ये मेरे कहने का तात्पर्य, दलित लोग जातीय उत्पीड़न से मुक्ति पाने के लिए या छिपाने के लिए अपनी जात बदलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, स्पष्ट नहीं किया, पूर्ण सिंह दयाल कहा था, ये नेपाली दलित लोग भारत में आकर्षी कहा करते, दिखाया करते हैं। शायद हमारी जात देखने पर यहाँ भी विभेद होता है करके उससे बचने के लिए सिंह लिखा करते हैं, और नेपाली में थल करते हैं। सब में भी कोई चेंज कर देते हैं। नेपाल में भी वही गति है, शहरों में अपनी जात छिपाते हैं, लेकिन मैंने छिपाया नहीं है। हमारे लोहार बंधुओं को दयाल लोहार कहा करते थे, उसका लोहार मैंने हटा दिया क्योंकि मैं लोहे का काम नहीं जानता हूँ, और 2 सरनेम रखना भी नहीं चाहा, इसलिए सिर्फ मैंने दयाल उसके अंतर्गत कुछ रुकाना भी हुआ, कुछ आवश्यकता भी मैंने महसूस की। यह अवस्था थी। अब के विधान में ऐसी कोई भी व्यवस्था शेष ना रहे, भूमिहीन कोई ना रहे, जातीय अपमान किसी को ना भोगना पड़े। ये लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, उस निष्ठा के आधार पर, वर्गीय हिसाब से, किसी भी हिसाब से किसी को भी अपमानित ना होना पड़े, ऐसी व्यवस्था विभिन्न समितियों में किया गया है। जैसे मेरी समिति जो थी अल्पसंख्यक तथा सीमांकित समुदाय को हक अधिकार संरक्षण समिति, और समझ भी गए होंगे, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार का संरक्षण करने वाली समिति मैंने खुद चॉइस की थी। उसके अंतर्गत भी दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों विषय में जो हमने पत्र पेश किया, मसौदा प्रस्तुत किया, उसमें भी दलित, आदिवासी, मुस्लिम जो भी है अल्पसंख्यक, ये लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की उसमें भी हमने चेष्टा की, और जो मौलिक अधिकार का निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आए हुए जो प्रावधान है, उसने भी दलितों को अब किसी भी बहाने में, किसी भी रूप में अपमानित होना, बहिष्कृत होना, विभेदित होने के लिए कोई जगह बाकी नहीं रखी आए हुए। लेकिन मैं आप लोगों के आगे दलितों के कुछ मुद्दे अभी भी अनिर्णित है, अनसॉल्व्ड के रूप में है। ये है नेपाल संघीय गणतंत्र बनने जा रहा है। इसके लिए जो ये हमारा अंतरिम संविधान है, इसी में प्रावधान हो चुका है, और 1-2 दलों को छोड़कर सभी बड़ी पार्टियों ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। लेकिन जो समझौता, जो कल के दिन चुनाव के होने के कुछ वर्ष बाद स्वीकार किया गया था, या जो पार्टियों ने पार्टियों ने इसे लाए थे, अब कुछ वर्षों के बाद
इसमें फिर शंका उपशंकाएं उठ रही है। इसके पीछे एक कारण और भी है, वो है कल के दिन जातीयता के कारण से जो अपमानित हुए, विभेदित हुए, बहिष्कृत हुए, या हिंदू वर्णवादी व्यवस्था और राज्य व्यवस्था ने उनके बाप दादों के राज्य से वंचितीकरण में रखा, वो आदिवासी जनजाति जिनकी अपनी भाषा है, अपना भूगोल है, अपनी बाहुल्यता है, जनसंख्या है, ऐसे लोग पुराने शासकों के प्रति कड़ा रवैया अपना रहे। इसके बारे में मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं खुद भी विभेदित होते हुए भी लंबे नाक वाला, अर्थात मैं खस और आर्य समाज समुदाय से ही आया हुआ हूं, लेकिन वहां के आदिवासी जनजाति जो छोटे नाक वाले हैं, गुरुंग, मगर, राई, लिंबू लगायत के जनजाति आदिवासियों के बारे में आप लोगों को जानकारी है। ऐसे जातियां कह रही है कि कल के दिन यहाँ के भूमिपुत्र हम थे, यहाँ के जमीन, जल, जंगल सब हमारे थे, राज्य हमारा था। ये खसों ने, ये आर्यों ने आकर हमारी राज्य व्यवस्था, हमारे अधिकार ये लोगों ने हरण किए। एउटै भेष, एउटै भाषा, एउटै भेष, कपड़ा एक, बोली एक, व्यवस्था एक, जैसा जो नारा लाए शाहवंश के शासक, इसकी वजह से हमारी जो मौलिकता है ये सब हम गुमा बैठे। अब ये लंबे नाक वालों को इस देश से हम भगा दें, जहां से आए थे वहीं चले थे, कि कुछ इस खाल के स्लोगन आ रहे हैं, और जिसके कारण कल के दिन माओवादी मित्रों ने जातीयता के आधार पर जिस संघीयता का विभिन्न जगहों पर घोषणा किए हैं, अब खुद वही मित्र सशंकित हो। कहीं सच कल के दिन हमने जातीयता के आधार पर ये राज्य विभाजन किया, उस वक्त वहां के ब्राह्मणों का, वहां के क्षत्रियों का की हालत क्या हो? शंका उपशंकाएं उठती है। वो नेपाली कांग्रेस के अंतर्गत है, यूएमएल के अंतर्गत है, हमारी पार्टी के अंतर्गत स्वयं नारा देने वाले, राज्य की घोषणा करने वाले माओवादी मित्रों के अंतर्गत भी एक डर और शंका उठने लगी। तो जो ये संविधान में बनने में देरी विलंब हो रहा है, उसके पीछे ये भी एक कारण मेरी बुद्धि ने जो विश्लेषण किया है उसके आधार पर ये भी एक है इसके अंतर्गत का तत्व। अब नया नारा आ रहा है, वोट के आधार पर राज्य व्यवस्था कायम की जाए, पुनर्संरचना किया जाए। ये अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वर्टिकल से करना चाहिए। कल के दिन जिस प्रकार से 5 विकास क्षेत्रों का निर्माण हुआ था, उसके आधार पर होना चाहिए। मधेश का संबंध पहाड़ से, हिमाल से होगा, हिमाल का संबंध पहाड़ और तराई से भी होना चाहिए। आप लोग कदा सुनते भी होंगे, हमारे मधेश के, तराई के, भाबर के से संबंधित जो राजनीतिक दल है, मधेसी जन अधिकार फोरम, तमोलोका, तराई मधेसी लोकतांत्रिक पार्टी के साथ ही जो मधेश की पार्टियां हैं, वो लोग मधेश प्रदेश का नारा लेकर आए। एक ही होना चाहिए, मधेश का पूर्व से पश्चिम तक यही एक राज्य होना चाहिए। क्या है इसके पीछे?
ये अड़ान क्यों दे रहे? शंका होने लगी है आपको। हमारे शुद्ध पश्चिमांचल में खप्तर प्रदेश का नाम दिया गया है, जिसे घोषणा किया गया है, जो 14 प्रदेशों का कॉन्सेप्ट आया है। अब खप्तर प्रदेश वाले पहाड़ के लोग आर्यन है और कहे तो ब्राह्मण क्षेत्रीय दलित है, और मधेश के दो जिले हैं कैलाली और कंचनपुर, वो थरुहट के नाम पर घोषित किए गए। अब पहाड़ वाले कह रहे हैं ये पैर कटा हुआ राज्य हमें नहीं चाहिए। अब नित्य जो है ये थरुहट, उसमें शायद 21-22% ही वहाँ की थारू जाती है और सब पहाड़ियाँ बोली। अब ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में राज्य करना चाहते हैं, ये अवैज्ञानिक है, ये अराजनैतिक है कह रहे हैं, और ग्रंथों को भी पढ़ता जा रहा है और पुराणों को भी पढ़ता जा रहा है। ये थारों से पहले यहाँ खसों का और आर्यों का राज्य था, संतों का, शाहों का। वहाँ जैसे हमारे कंचनपुर में ब्रह्मदेव है, पहले ब्रह्मदेव शाह कोई राजा हुआ करते थे, कंचन नाम के भी उनके पुत्र ने वहाँ शासन किया, इसलिए वो कंचनपुर है। ये लोग पीछे आए हुए हैं थारू, ये नहीं हो सकता है। यदि आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखना चाहते हैं, उसके आधार पर भी इनका राज्य नहीं हो सकता है, ये खसों का ही होना चाहिए। खस प्रदेश के ही अंतर्गत आने का, खप्तर प्रदेश के अंतर्गत आना चाहिए, दावी ये कर रहे हैं। और उधर थारू लोग कह रहे हैं वर्षों से हमें दास बनाए हैं, हमारी लड़कियों का को कमलरी बनाकर उनका यौन शोषण किया गया है, हमें हमारी जगह को लूटकर हमें गांजा, अफीम और शराब पिलाकर हमारी जमीन हड़पा गए हैं। इसकी क्षतिपूर्ति के कारण ये राज्य थरुहट होगा। इसके लिए हम मारने के लिए नहीं अवस्था ये हो रही। इसलिए अब इसमें मैं अब इसको शॉर्ट करता हूँ, समाप्त कर दूँ। मैं इसमें अब ये कहना चाह रहा हूँ, हम दलित लोग आदिवासियों से भी विभेदित है जातीय हिसाब से। उनके राज्य में भी हमें यदि जो लंबे नाक का सवाल किया जा रहा है, हम भी लंबे नाक वाले हैं, हम भी वहाँ से भगाए जा सकते हैं। अछूत का व्यवहार हमारे साथ भी जनजाति कर रहे हैं। इस मामले में अब दलित लोगों का राज्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अब कोई कह रहे गैर भौगोलिक राज्य की कल्पना, कोई दलितों की जहाँ संख्या है उनको भूगोल के आधार पर भी राज्य देना। और भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों का राज्य नहीं बनाया। और इसके बारे में भी मैं यहाँ आप लोगों के आगे ये निवेदन करूंगा, हम भी एक डिसीजन में नहीं पहुंचे हैं। ये मुद्दा बहुत गहरा हो रहा है, और उनके विषय में भी हम दलितों के बारे में, इसमें भी आप लोग विद्वत वर्ग से मैं इसके लिए अपेक्षा रखूंगा। दूसरा है चुनाव की प्रणाली कौन ठीक होगी जिसमें दलितों की उपस्थिति राज्य के विभिन्न निकायों में प्रत्याभूत की जाए। कौन से निर्वाचन से हम अपनी उपस्थिति राज्य के विभिन्न तह और तबका में अग्राधिकार के आधार पर भी हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली, भारत में जो निर्वाचन प्रणाली चल रही है, इससे दलित बंधुओं का मन खुश है कि नहीं, या उसके अतिरिक्त कोई दूसरी व्यवस्था होती तो ये ठीक कर करके सोच रहे हैं, अथवा जो है वही ठीक है? हमें भी इसके बारे में अभी निर्णय लेना बाकी है, राज्य को ही निर्णय लेना बाकी है। इसके लिए भी आप लोग हमें गाइड करें। इस किस्म की कुछ और भी है। मैं अभी के लिए जो टूटी फूटी हिंदी में अपनी कोई कुछ बातें रखी अपने विवेक और अपने ज्ञान से, इसको मैं आप लोगों की आगे इसमें भी कुछ भी गलतियों को बांटते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बहुत समय लिया। धन्यवाद पुरुष श्री पूरन सिंह दयाल जी। उन्होंने जैसे दलित और अछूत जाति में पैदा हुए,
सामंतवादी लोगों ने उनके परिवार के साथ अन्याय किया, उनकी मां का अपमान किया, वो क्रोध उनके मन में एक उबला, एक आक्रोश बनकर पैदा हुआ। उन्होंने जो भी उसके लिए समाधान की रास्ता सोची, कम्युनिस्टों की तरफ जाने की, वो अन्याय से मुक्ति पाने के लिए कम्युनिस्टों की साम्यवाद की उन्होंने राह पकड़ी। उन्होंने बताया कि आगे उसमें जो माओवादी आंदोलन था उसमें कैसे दुष्प्रवृत्तियां पैदा हुई। कुछ जो माओवादी के अंदर के लोग थे वही जो उन माओवाद के जो पवित्र सिद्धांत थे उनको समाप्त करने के लिए हावी हो गए। साथ ही मतलब उन्होंने बताया कि जो वर्तमान संविधान सभा है उसमें सभी तरह के लोग मौजूद हैं, सभी जाति सभी वर्ग का उसमें प्रतिनिधित्व है। ये खुशी की बात भी है, लेकिन साथ ही चिंता भी जाहिर की कि उसकी भविष्य की जो उसकी संरचना होगी कैसी होगी। साथ ही जो नेपाल का जो लोकल स्ट्रक्चर है उसमें आदिवासी दलितों में भी आपस में जो टकराव है वो अलग अलग ग्रुप अलग अलग हितों की मांग कर रहे हैं। मधेसी हैं, पर्वती हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं। साथ ही जो उच्च जाति का वर्ग है वो तो है ही है। तो ये सारे सवाल हमारे सामने एक भविष्य का रास्ता विचार चिंतन के लिए खोले गए हैं। नेपाल के कौन सी प्रणाली आदर्श हो सकती है, किस प्रणाली में जो सभी वंचित सभी जो वर्ग हैं, सभी जो जातियां हैं उनको कौन सा समान रूप से रिप्रेजेंटेशन बराबर रूप से हकों के आधार पर रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। इन्हीं सब हम मतलब बातों पर चर्चा करेंगे। अभी लंच का टाइम है तो फिलहाल हम बाकी प्रोग्राम जो है वो लंच के बाद जानकारी जो अगले स्पीकर हैं हमारे मिस्टर प्रदीप कमता जी। ये हमने बताया कि लोकसभा के मेंबर हैं, अपने इंडिया में ही उत्तराखंड से आते हैं। और उसके बाद में एक मिस्टर जीत गहतराज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं नेपाल में। और एक मिस्टर बिन महादेव हैं, ये भी एक कोई MINA संस्था है उससे अटैच है। तो दीप जी के बाद एक ब्रेक करके आगे सवाल जवाब कर लेंगे। खाने के तुरंत बाद प्रदीप जी का प्रेजेंटेशन हो जाएगा और फिर क्योंकि प्रदीप जी को जाना भी था पर हमने आग्रह किया कि लंच के बाद भी रुकें, तो उनके जो भी वक्तव्य है उसके बाद दोनों पे संयुक्त जो स्पष्टीकरण के, क्योंकि इतने विस्तृत पटल पे रखा गया है कि आज बहस की बजाय जो कहा गया है उसी के स्पष्टीकरण, जो बात साफ नहीं हुई हो वही पूछा जाए। और हमें उम्मीद करनी चाहिए, जैसा पूर्ण सिंह जी ने भी कहा, ये आखिरी बार नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिर आगे भी हम लोग इस तरह के विमर्श को बढ़ाएंगे। अभी हम सब लोग खाना खाएं और खाने के तुरंत बाद ही दोबारा शुरू करते हैं इस आग्रह के साथ।